नमस्कार वकील, आपका मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे साथ एडवोकेट पूजा केसरवानी जी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे फर्जी मुकदमों के ऊपर। कंज्यूमर फोरम को लेकर के आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, धर्मेंद्र जी से आप अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। कानून से जुड़ा कोई भी सवाल आज आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि पति व उसके परिवार के खिलाफ अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है तो उसको लेकर के कानूनी बचाव की अगर बात की जाए तो क्या कुछ पति को करना चाहिए? देखिए, 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया जिसमें हस्बैंड के प्रोटेक्शन के बारे में भी जो कंटेंशंस को डिस्क्राइब किया गया। सामान्य तौर पर किसी भी वीमेन को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक प्रताड़ना यदि उसके पति द्वारा, पति के परिवार द्वारा या उनके किसी सहयोगी द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड और उन लोगों के खिलाफ जो आईपीसी में सेक्शन है 498A उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो सकती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में जो अपनी व्यू दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस व्यू के बाद हस्बैंड को भी अगर उसके खिलाफ कोई फेक केस दर्ज कराया गया है, यानी असत्य तथ्यों पर आधारित कोई केस दर्ज कराया गया है जी। तो उसको भी अपने राइट को सिक्योर करने को, अपनी जो डिफेमेशन हुई है उसको रिकवर करने के और जिसने इस तरह की कंप्लेंट की उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार मिले हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश किया उस आदेश के पूर्व में हैदराबाद हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ, रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो ये केस था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, हस्बैंड ने यदि 498A का केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ और उस केस को उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए ट्रायल को डिसाइड कराया। ट्रायल डिसाइड होने के बाद यदि अभियुक्त यानी पति बाइज्जत बरी हो जाता है जी, अर्थात उसके खिलाफ जो केस में फैक्ट लिखे गए थे वो फैक्ट सही नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड भी अपनी जिसने कंप्लेंट की हो, अपनी वाइफ या उनके परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा, उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। और वो कार्रवाई सिविल नेचर की भी हो सकती है, वो कार्रवाई क्रिमिनल नेचर की भी हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में है, जिसमें अभी तक जो हस्बैंड साइड के लोग, हस्बैंड या उनके साइड के लोग प्रताड़ित होते थे, अब वो प्रताड़ना कुछ कम हो गई है, या ये कह सकते हैं कि अब एक्चुअल दोषी लोग ही ट्रायल को फेस करेंगे। फेक केस लोगों के खिलाफ कम दर्ज होंगे या नहीं दर्ज होंगे। जी। धर्मेंद्र जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं हजारीबाग से, राजेंद्र हैं, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं वकील साहब से जानना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा में 6 महीना पहले, हाँ मैडम, लोकसभा में 6 महीना पहले बुजुर्गों का हिफाजत का एक कानून लाया गया था। क्या कानून पास हुआ कि राज्यसभा में लटका हुआ है, किसे फाड़ कर रद्दी के कोठरी में फेंक दिया गया? कृपया स्पष्ट बताने का कष्ट करें। मदर, फादर या सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट 2007 में आया था, उस 2007 के एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अभी कुछ अमेंडमेंट करते हुए उस बिल को पास करने का प्रोसेस किया गया है। अभी वो बिल पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, यानी कानून में वो पूरी तरीके से अभी संशोधन नहीं हो पाया है। ये बिल जैसे ही पास होगा उसके बाद हर सीनियर सिटीजन को, माता पिता को अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन निर्वहन के लिए जो लीगल राइट थे उन राइट को और स्ट्रांगली, आपके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो भी सक्सेसर्स हैं या जिन पर आप डिपेंडेंट हैं, उन सब से आपको अपने भरण पोषण के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत है। इससे आप लोगों का यानी सीनियर सिटीजन का, जो कल हम भी होंगे और हमारे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक तार्किक विचार को मन में रखते हुए कि हर सीनियर सिटीजन का प्रोटेक्शन होना चाहिए, हर सीनियर सिटीजन को वेलफेयर होना चाहिए,
हर सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पेश किया गया है, जो भी प्रोसेस में है जल्दी ही वो पास होकर के कानून में संशोधन का आधार बनेगा। और उसके बाद जो इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वाले बच्चे हैं उनके खिलाफ जो सजा के प्रोविजंस हैं वो भी बढ़ गए हैं, जो मेंटेनेंस में अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, और जो पनिशमेंट अभी तक मिलने का कानून है 2007 से जो कानून बना उसमें भी परिवर्तन करते हुए और उसको कठोर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है कानून को लेकर के, या आपका कई सालों से केस लड़ रहे हैं लेकिन आप उसको आगे कुछ हो नहीं पा रहा है या डेट नहीं मिल पा रही हैं, आप उससे सहमत नहीं है, इसको लेकर के कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके उत्तरांचल से, सवाल पूछ लीजिए। प्रवीण सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है जी। मैंने एक साइबर क्राइम में एक FIR दर्ज कराई थी जी। और उसका मतलब 19 में सितंबर 19 में जी। और पुलिस वालों ने तीन आरोपियों को पकड़ा भी था। उसमें से 2 आरोपियों को उन्होंने वहीं से छोड़ दिया और जो मेरा आरोपी नहीं था मतलब उसको उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया जी। और उन्होंने अभी तक मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी। जी धर्मेंद्र जी। देखिए, आपके खिलाफ कोई भी क्राइम जो साइबर से रिलेटेड है वो क्राइम हुआ, उस क्राइम में साइबर सेल का जो गठन हुआ है, हर स्टेट में साइबर सेल है, हर जिले में साइबर सेल है, जहां पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी साइबर क्राइम के संबंध में दर्ज होती है। आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने जिन लोगों को भी अरेस्ट किया पूछताछ के लिए या उनसे CRPC के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पूछताछ की और उनको छोड़ दिया। अगर जांच में उन्होंने सही एक्यूज को पकड़ के जो उसकी अरेस्टिंग की उसके बाद उसको ट्रायल के लिए न्यायालय के समक्ष सुपुर्द कर दिया तो निश्चित रूप से वो ट्रायल न्यायालय में अभी चल रहा होगा। 2019 सितंबर का केस आप बता रहे हैं, तो अभी ट्रायल इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होता है। निश्चित रूप से उसमें उस एक्यूज ने अपनी बेल ली होगी, यदि बेल नहीं ली होगी तो जेल में होंगे और ट्रायल में जैसे ही चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद आपको कोर्ट से सम्मन आएगा, आपको अपनी एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करनी है, आपको अपने विटनेसेस कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करने हैं और एविडेंस और विटनेसेस प्रेजेंट करने के बाद जो ट्रायल है, यदि आपके साथ एक्चुअल साइबर क्राइम हुआ है जैसा कि आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो निश्चित रूप से ऐसे एक्यूज को दंड मिलेगा। क्योंकि साइबर क्राइम में जो इस समय लॉज हैं यानी कानून हैं वो बहुत ही सख्त हैं और उन कानूनों में जो सजा के प्रोविजंस हैं वो भी अमेंडमेंट के बाद इंक्रीज हो गए हैं। सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि बैंकों में इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जो अकाउंट्स हैं उनके साथ क्राइम हो रहे हैं, या जो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हैं उनके साथ इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, या खातों से पैसे के ट्रांसफर हो जाने के फेक कॉल्स के आधार पर क्राइम हो रहे हैं। इन सारे क्राइम पे जो लॉ है वो लॉ बहुत ही स्ट्रांग है और ट्रायल जो होगा वो ट्रायल आपके फेवर में ही डिसाइड होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे थे कि अगर पति के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है तो कानून से वो किस तरीके से अपना बचाव करवा सकता है, क्योंकि उसकी गलती नहीं होती है लेकिन मगर फिर भी वो उसको लेकर के फंस जाता है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में ये व्यवस्था जरूर दी कि यदि हस्बैंड ने ट्रायल फेस किया, ट्रायल में बाइज्जत बरी हो गया है, अर्थात उसके खिलाफ जो साक्ष्य थे वो साक्ष्य एविडेंस सही नहीं पाए गए, तो निश्चित रूप से वो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो अपने डिफेमेशन की कार्रवाई भी कर सकते हैं सिविल नेचर के अकॉर्डिंग, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं कि मुझे फेक मुकदमे में। यहाँ जरूर इस बात को अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि किसी हस्बैंड के खिलाफ गलत तथ्यों पर आधारित कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसने कई सालों तक उस ट्रायल को फेस करके अपने आप को बाइज्जत बरी कराया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेंटल हैरेसमेंट हस्बैंड का भी हुआ है। बिल्कुल। और जब मेंटल हैरेसमेंट हुआ है या उसको फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है या उसके मॉनिटरी लॉसेस भी हुए हैं, समय भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, ट्रायल को फेस करने के लिए हर वो चीज करनी पड़ती है जिससे अपने आप को बचाया जा सके, तो निश्चित रूप से ऐसे हस्बैंड को कानूनी तौर पर अपने को
सिक्योर करने के, अपने राइट को सिक्योर करने के राइट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हस्बैंड अगर बाइज्जत बरी होता है इस तरह के केस में, तो ये एक डाइवोर्स का आधार भी बन सकता है। बिल्कुल। जो डाइवोर्स में सेक्शन 13 सब क्लास 1 के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में जो डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं, उन ग्राउंड में एक ग्राउंड ये भी बन सकता है कि 498A के मुकदमे में हस्बैंड बाइज्जत बरी हो गए, यानी एलिगेशंस गलत लगाए गए, इसलिए डाइवोर्स होना चाहिए, और ये आधार एक डाइवोर्स का पर्याप्त आधार बनता है। तो सेक्शन 13 में भी इसका हस्बैंड बेनिफिट ले सकते हैं, अपने डिफेमेशन पे क्लेम कर सकते हैं, और उनके खिलाफ जिन्होंने फेक FIR कराई है फेक फैक्ट्स पे, उनके खिलाफ वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हुए कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। जी, तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। अगर पति के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। कर्नाटक से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी है, साजिदा हैं, सवाल पूछ लीजिए। मैडम जी। मेरी शादी होके 5 साल हो गया है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, जी। एक लड़का और एक लड़की। मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए हैं, तो मैं क्या उनकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर कर बच्चों के नाम कर सकती हूँ क्या? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर व्यूज हैं। आपके जो बच्चे हैं, आपका बेटा और बेटी, उनका लीगल राइट है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, वो लीगल राइट इस्टेब्लिश करते हुए पा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी भी यदि रीमैरिज नहीं हुई है, आप भी अपने मेंटेनेंस के राइट को सिक्योर कर सकते हैं। आप 125 CRPC में कंप्लेंट फाइल करते हुए भरण पोषण की डिमांड कर सकती हैं, आपने बच्चों के भरण पोषण की डिमांड कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में DV एक्ट के अंतर्गत आप जो कंप्लेंट केस करेंगे, उसमें आप अपने लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए उनसे घर की डिमांड कर सकते हैं। आप अपने जीवन निर्वहन के लिए अंतरिम भत्ते या भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं, और आपको जो आपके जीवन निर्वहन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपके शारीरिक देखभाल की बात हो, चाहे सामाजिक देखभाल की बात हो, चाहे आपके भरण पोषण की बात हो, ये सारे इन एक्ट में जो राइट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का रिप्लाई जो लीगल है वो यही है कि आपके बच्चों के राइट को उनके फादर यानी आपके हस्बैंड कर्टेल नहीं कर सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पर उन बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी चल अचल संपत्ति दोनों पर हक पाने का पूर्ण अधिकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम खास आपको लोग के लिए ही ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई कानून से जुड़ा सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे पति पत्नी को लेकर के, अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया जाए तो क्या कुछ करना चाहिए। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर पत्नी की शादी होकर के आती है और पत्नी ने डिवोर्स फाइनल कर दिया है और पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, और फिर वो उसके ऊपर ससुराल वालों की तरफ से दबाव काफ़ी बनाया जा रहा है, लेकिन पत्नी वहाँ पर रह नहीं रही है और वो मायके अपने चली जाती है। इसको लेकर के क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अगर वाइफ पति के साथ नहीं रह रही है, जी। पति और पत्नी के बीच में सामाजिक बंधन भी है, जी। कानूनी बंधन भी है। जी। इसको यदि इग्नोर करती है कोई भी, चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे, जी। तो ये एक डाइवोर्स का पर्याप्त आधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में हस्बैंड को यदि अपनी पत्नी को साथ में रखना है तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए फैमिली कोर्ट में, और विदाई की गुजारिश करनी चाहिए न्यायालय से कि मेरी पत्नी को डायरेक्ट है कोर्ट कि वो मेरे साथ रहते हुए अपनी वाइफ के जो भी राइट और लायबिलिटी है उनका पालन करें। इसके बाद भी अगर वो नहीं आती है और डिक्री हो जाती है विदाई में कि वाइफ नहीं आना चाहती, नहीं रहना चाहती है, तो सेक्शन 13 का भी एक पर्याप्त आधार ये बनता है। इसलिए हस्बैंड को सेक्शन 9 के केस को बहुत ही प्रिकॉशनरी एविडेंस के साथ में कोर्ट के समक्ष कंटेस्ट करना चाहिए, जिससे वो डिसाइड हो तो वाइफ अगर उनके साथ रहना चाहती है तो रहने के लिए आएंगी और पत्नी धर्म का पालन करेंगी, और यदि नहीं रहना चाहती हैं तो कोर्ट की डिक्री उनके डाइवोर्स का पर्याप्त आधार होगी और उनको लीगल रिलीफ न्यायालय के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जी, मैं पूजा आपके पास आऊंगी। आपसे ये सवाल है मेरा कि उपभोक्ता फोरम नियम में क्या कुछ संशोधन हुए हैं? Consumer Protection Act 2019 replaced the Consumer Protection Act of 1986. The new Consumer Protection Act 2019 came into effect on 20th of July 2020.
While the new act has brought in a catenary of changes which will empower the consumers, it has also brought in some structural changes with respect to the power vested with the Consumer Dispute Redressal Commission. One of the most prominent changes which has been brought by the new act is a change in the pecuniary jurisdiction of the Consumer Commission of the three levels of hierarchy, that is the District Commission, the State level and the National Commission. According to the new act, the pecuniary jurisdiction of the District Commission is still rupees 1 crore. Previously, it was until rupees 20 lakhs. The State Commission have a jurisdiction to entertain cases between 1 crore to rupees 10 crore, which has been changed from the previous bracket of rupees 20 lakhs to 1 crore. The National Commission, which will now take matters which are upwards of rupees 10 crores. As per the previous act, the National Commission entertained matters which exceeded rupees 1 crore. The aim of the Consumer Protection Act is to save the rights of the consumers by establishing मुझे मैं आपको authorities. रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मंजीत हैं पंजाब से, सवाल पूछ लीजिए। जी सत श्री अकाल मैडम। जी सत श्री अकाल वकील साहब। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, मेरे ਵਿਆਹ को 25 साल हो गए। मंजीत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। सवाल पूछिए मंजीत। सवाल ये है भी ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਾ ਹਜੇ। मंजीत जी, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपकी मैरिज का 1 ईयर हुआ है और उसके बाद आप क्या जानना चाहते हैं जिससे आपको लीगल रिलीफ मिले? कृपया अपना प्रश्न आप पुनः करिए। 26 साल हो गए मेरी मैरिज होई ਨੂੰ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ। जी हाँ जी। मंजीत, क्या जानना चाहती हैं आप, एक बार फिर से पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ भी अदालतां कदों खुलणगीਆਂ ਜਾਂ कदों ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। मंजीत जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ मेरठ से उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं वकील साहब से ये सवाल पूछना चाह रहा था जी कि लोकायुक्त वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उमेश जी। मैं मेरठ से बोल रहा था। जी लोकायुक्त वाले 4 लेटर लिखने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपका उमेश जी पहले भी प्रश्न आया है इस विषय पर। लोकायुक्त महोदय की जब से नियुक्ति हुई, नए लोकायुक्त महोदय मिश्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस मिश्रा जी के यहाँ से जजमेंट भी अभी हो रहे हैं। इधर लॉकडाउन में जरूर कोई ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन इसके पहले हो रहे थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आपने रिव्यू फाइल किया था, आपके किसी शिकायत पर कोई जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं थे और आपने रिव्यू फाइल किया था। रिव्यू पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपका शायद यही प्रश्न है। रिव्यू पिटीशन के लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप एफिडेविट और एप्लीकेशन के साथ में लोकायुक्त महोदय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करिए। आप स्वयं कर सकते हैं या आप किसी प्लीडर के माध्यम से उसको प्रेजेंट करा सकते हैं। रिव्यू, यदि कोई ऐसी लीगल वर्ड्स या कोई लीगल टॉपिक ऐसा जो रह गया हो जजमेंट करने में, ऑर्डर करने में, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जांच करना, करप्शन के खिलाफ कोई भी ट्रायल करना और करप्शन के खिलाफ जजमेंट करना, लोकायुक्त महोदय के क्षेत्राधिकार में ये सब्जेक्ट आते हैं। आपने किसी की अगर कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट में ये फैक्ट आए हैं कि वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपकी कंप्लेंट है, वो यदि कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या आरोपित हैं और इनके खिलाफ एविडेंस है, तो वो एविडेंस जजमेंट के पार्ट होने चाहिए। आपको यदि ऐसा प्रतीत होता है कि जो जजमेंट हुआ उस जजमेंट में प्रॉपरली एविडेंस को कंसीडर नहीं किया गया और आप जो चाहते हैं उस तरह का जजमेंट नहीं है, तो आपके रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल लोकायुक्त महोदय द्वारा निस्तारित किया जाना चाहिए। आप वहां पर बल देने के लिए, यानी उसको आप मेंशन करने के लिए एप्लीकेशन एफिडेविट दीजिए और देने के साथ ही अपने केस के कंटेंट्स को अर्जेंसी दिखाते हुए प्रेजेंट करिए।
आपका जो रिव्यू पिटिशन है शीघ्र डिसाइड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगी। उपभोक्ता फोरम को लेकर के आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, उसको लेकर के आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। The basic aim of the Consumer Protection Act 2019 is to save the right of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes. The definition of consumer as per the Consumer Protection Act states that only those persons are considered as a consumer who avails the services and buys any goods for their own use and consumption. अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गुड खरीदता है या कोई भी सर्विसेज अवेल करता है उसको फ्यूचर रिकन्जम्पशन के लिए या फिर उसमें किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो फिर वो व्यक्ति इसके डेफिनेशन के अंडर कवर नहीं होता है। हाउएवर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रांजैक्शंस को वो करता है, इन्वॉल्व करता है। Key features of the Consumer Protection Act 2019 are as follows. The establishment of the Central Consumer Protection Authority. This will protect and promote the rights of the consumers. It will regulate cases related to unfair trade practices, misleading advertisements, and violation of the consumer rights. The CCPA will have the right to impose a penalty on the violators and passing orders to recall goods or withdraw services, discontinuation of the unfair trade practices, and reimbursement of the prices paid by the consumers. The CCPA will be headed by a Directorate General. अब इसी एक्ट के अंडर कंज्यूमर्स को सर्टेन राइट्स दिए गए हैं विच आर एज फॉलोज: टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड द प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, to be protected from the hazardous goods and services, to be protected from unfair or restrictive trade practices, to have a variety of goods and services at a competitive prices. Now comes the prohibition and penalty for a misleading advertisement. इसमें कोई भी व्यक्ति अगर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, they will have the power to impose fines on the manufacturer up to 2 years of imprisonment for any misleading or false advertisement. अगर यही ऑफेंस को वापस से कंटिन्यू किया जाता है तो इस अथॉरिटी के पास ये राइट है कि वो फाइन अप टिल 50 लाख का भी दे सकता है और imprisonment up to 5 years also. Now, the new act also states that an endeavor should be made to dispose of cases within 3 months from the date of the receipt of notice by the opposite party. Therefore, there is an active need for the state government to impart these district commission by providing requisite infrastructure and manpower to effectively deal with these cases and fulfill their mandate. जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से बलवंत हैं, सवाल पूछिए। बलवंत जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ नारायण जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार। जी, मुझे डाइवर्स चाहिए था। 2012 को मेरा विवाह हुआ था। जी। सन 2012 को। जी। हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, वो 3 साल से अपने मायके में रह रही। जी। मुझे इस पर जानकारी चाहिए थी, क्या करना चाहिए मुझे। जी। देखिए, आपके कथनानुसार आपकी वाइफ 2012 से अपने मायके में रह रही हैं और जो इसके लिए कानून है बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लीगल और सोशल रिलेशन है उसको वाइफ को और हस्बैंड को दोनों को निभाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो दोनों के बीच में फिर जो वैवाहिक संबंध है वो संबंध कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे 8 साल से अगर वो यानी पत्नी अलग रह रही है और पति अलग रह रहे हैं तो डिजर्सन का एक ग्राउंड यानी त्यजन का एक आधार बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के कई आधारों में से एक है। यदि डिजर्सन है यानी 2 साल या 2 साल से अधिक समय से पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन या साथ में रहने जैसे आधार नहीं है तो ये तलाक का पर्याप्त आधार है और दोनों एक दूसरे से तलाक की डिक्री न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये करने के साथ ही साथ ये एक मेंटल और सोशल हैरेसमेंट भी है। यदि पीड़ित पक्ष इसमें कोई रिलीफ चाहता है यानी वो मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट जो हुआ है उसमें
दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत प्रोसीडिंग कर सकते हैं, वो आईपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये तीनों एक्ट के जो प्रोविजंस हैं ये आपको लीगल राइट प्रोवाइड करेंगे और आपके जो लीगल राइट है उनको सिक्योर भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि अगर लगातार कोई किसी भूमि पर कब्जा किए हुए है तो उसका प्रतिकूल कब्जे में क्या कुछ कानून होते हैं? देखिए, एडवर्स पोजीशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर लॉज दिए जो हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसके पास अचल संपत्ति है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, एक व्यक्ति कोई यदि मुंबई में रह रहा है और उसका कोई फ्लैट दिल्ली में है, उस व्यक्ति ने अपने किसी मित्र को, किसी जानने वाले को दिल्ली में वो फ्लैट 2 माह के लिए रहने को दिया और 2 माह तक उसका वो फ्रेंड उस फ्लैट में रहता रहा। रहने के बाद फिर उसने कब्जा छोड़ने से मना कर दिया। तो जो 2 माह तक का समय था वो समय तो लाइसेंसी का था। धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर कोरोना को लेकर के यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम ऐसा रहे जिससे जन